नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है गुरुवार, यानी कि हेलो किसान में है पशुपालन का दिन। तो पशुपालन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं हम विषयों के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पशुओं में टीकाकरण एवं रखरखाव पर, और दूसरा विषय रहेगा दुधारू गाय व भैंस की देखभाल। तो दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके पास कोई भी सवाल है इनके संबंध में तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर की आइए जानकारी दे देते हैं आपको। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान यानी कि कार्यक्रम के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अधिराज मिश्रा। बता दें आपको, ये पशुधन अधिकारी हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर एमएल कंबोज। बता दें ये प्रधान वैज्ञानिक हैं एनडीआरआई करनाल में। डॉक्टर कंबोज, स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। लेकिन एक बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कॉल करें टीवी की आवाज जरूर कम कर दें, क्योंकि आपका सवाल हम सही से नहीं सुन पाते हैं उसके चलते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। पशुओं में टीकाकरण एवं रखरखाव हमारा विषय है। तो पशुओं में टीकाकरण का महत्व क्या है, सबसे पहले तो हमारे विशेषज्ञ से इसी के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे, पशुओं में टीकाकरण कितना जरूरी है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हम लोग सब जानते हैं। तो कुछ रोग ना आए, इसके लिए हम कुछ रोग ना आए जानवर में, इसलिए हम टीकाकरण कर देते हैं, जिसके वजह से वो जो डिजीज है या रोग है वो एनिमल्स में नहीं आएगा या पशुओं में नहीं आएगा, सो दैट उनके प्रोडक्शन जो है वो भी उसमें कमी नहीं आएगी, और जिसके लिए हम पाल रहे हैं वो अच्छे से उनका रखरखाव होगा और प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, सो दैट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। जी, लास्ट तक हम पहुंचे ही ना, पहले ही बचाव कर लें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सही समय पर टीकाकरण यहाँ पर अपने पशुओं का करवा लें। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जाते हैं। कई गंभीर बीमारियां हैं जिनके लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण हमारे किसान अपने पशुओं को वो टीका नहीं लगवा पाते हैं। इन्हीं तमाम विषयों के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण काफी जरूरी है। टीके पशुओं के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देते हैं, जिससे पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने में मदद मिलती है। सितंबर और अक्टूबर में खुरपका और मुंहपका की दूसरी खुराक के टीके लगवाने चाहिए। थैलेरियोसिस रोग से बचाव के लिए अक्टूबर या नवंबर महीने में टीका लगवाया जाता है। संकर नस्ल के पशुओं में थैलेरियोसिस रोग का टीका साल में 1 बार लगवाना चाहिए। हालांकि पशुओं को टीके लगवाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, जैसे टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशुओं को तनाव मुक्त रखें और रोगी पशु के संपर्क से बचाएं। वहीं टीकाकरण के दौरान भी कुछ बातों का ध्यान हमें रखना होगा, जैसे बीमार, कमजोर और बूढ़े पशुओं का टीकाकरण नहीं करवाएं। पशुओं को बीमारियों से दूर रखने के लिए उनके रखरखाव पर भी खास ध्यान देना चाहिए। जैसा कि इस समय कई हिस्सों में बरसात भी हो रही है, तो ऐसे में बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दे और बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़ी की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। पशुओं के बाड़ी की छत से पानी नहीं टपकने दे और पानी का ठहराव नहीं होने दे। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशु में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। आपको बता दें कि पशुपालन को लेकर सरकार भी गंभीर है। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन के विकास और पशुओं में खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी। आर्थिक पैकेज में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए और एफएमडी व ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 13,343 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी।
तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि पशुओं में टीकाकरण कितना जरूरी है और कौन कौन सी तमाम बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ से भी हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर मिश्रा का फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपने बताया कि कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं, जैसे हमने रिपोर्ट में भी अभी देखा, ब्रुसेलोसिस है, खुरपका मुंहपका है, थैलेरोसिस है। इन सब के लिए अगर हम टीकाकरण सही समय पर करवा लें तो सही रहता है, हमारे पशु बचे रहते हैं। लेकिन हमारे किसानों में जागरूकता नहीं है, जानकारी की कमी रहती है, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो अभी हमारा चल रहा है NADCP कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम अवेयरनेस के भी रखें, जैसे कि फेसबुक है और टीवी पे भी कुछ कुछ हम प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें चलता है, वीडियोस बनाए हैं जिसके तहत फार्मर्स की जानकारी के लिए, किसान भाइयों की जानकारी के लिए बहुत सारे हम देते हैं। और ये भी हम बताते हैं कि जो अब सर्दियों का महीना आ गया, तो सर्दियों के महीने से पहले, जैसे आपने बताया, ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है जिसमें हमें खुरपका मुंहपका रोग का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। इस हिसाब से हम गांव में भी प्रचार करवाते हैं और पंचायत को भी इन्वॉल्व किए हैं, जिसके वजह से वो अवेयरनेस भी बढ़ेगा किसान भाइयों में। और किसान भाई अब वो हमें आके बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये टाइम आ गया, अब अभी हमें वैक्सीनेशन करवाना है। और ये जागरूकता अब किसानों में ये भी आ गया है, में आ गई है कि अब वो खुद से आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन का समय आ गया है, वैक्सीन लगवा लीजिए। और जो किसान इस जानकारी के अभाव में है, उसके लिए भी देखिए, उनको जागरूक करने के लिए भी कई तरह के यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे सितंबर के महीने में आपने कहा कि खुरपका मुंहपका का टीका लगवा सकते हैं, तो अभी लगवा लिया, इसके बाद कब समय आता है? ये जो टीकाकरण हम करते हैं, ये हर 6 महीने में करवाना पड़ता है। अगर हमें एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को 4 महीने के अंदर हमें पहला टीकाकरण करवा देते हैं और हर 6 महीने में ये टीकाकरण करवाना पड़ता है। हर 6 महीने में टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है, तभी हम इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, हमारे पशु बच सकते हैं, क्योंकि ये काफी संक्रमित बीमारी होती है, एक पशु से दूसरे पशु को हो सकती है। ऐसे में आपको नुकसान ना हो, इसलिए सही समय पर आप टीकाकरण जरूर यहाँ पर ये भी हम बताना चाहते हैं कि ये जो है निःशुल्क टीकाकरण करवाया जाता है गांव में। तो ये भारत सरकार की तरफ से जो पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, उसमें खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस जो अभी हमने दिखाया, तो वो भी एक बीमारी ये होता है कि वो मनुष्यों को भी फैल सकता है, जानवर से मनुष्यों की भी आ सकता है, जूनोटिक डिजीज जो हम बोलते हैं, इसको कहते हैं। तो ऐसे में को भी हो सकता है, तो जरूरी हो जाता है और भी ज्यादा कि हम टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। ये देखभाल का एक हो सकता है। ऐसे में मैं यहाँ पर डॉक्टर, हम बात करते हैं हमारे दुधारू पशुओं की, खासतौर पर गाय या भैंस की बात करें, तो इनकी देखभाल के लिए इस समय क्या करना चाहिए? लगता है वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही इस मौसम में खास तौर पर हमारी जो गाय है, हमारी जो भैंस है, उनकी देखभाल के लिए किस तरह के कदम उठाना जरूरी हो जाता है। बहरहाल हम हमारी चर्चा को आगे यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ब्रुसेलोसिस के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मृत्यु तक देखी है हमने इस बीमारी के चलते, तो इसका टीकाकरण कब कब करवाना चाहिए? देखिए, ये जो टीकाकरण ब्रुसेलोसिस का है हमारे राष्ट्र, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें लाइफ टाइम में एक बार टीकाकरण करवाया जाए कि जो फीमेल बच्चियां हैं उन नहीं देते हैं, तो सिर्फ फीमेल महीने का दिया जाता है। जी, 4 से 8 महीने के दौरान जो भी हमारी पानी की यहाँ पर जरूरत होती है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है कि कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं, कहाँ ले जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान किस तरह? ये जो आपके निकटतम पशु चिकित्सा सरकार की तरफ से निःशुल्क टीकाकरण से 3.5 करोड़ काब्स को हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए फीमेल का दान हमने किया है। जी बिल्कुल, तो नजदीकी जो भी पशु चिकित्सालय है वहां पर जाकर भी आप टीका लगवा सकते हैं। ब्रुसेलोसिस का जरूर लगवा लीजिए टीका, क्योंकि गर्भपात होता है। आप निश्चित तौर पर आप इस बीमारी के लिए तो सतर्क जरूर रहे। बिल्कुल, डॉक्टर कंबोज का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कंबोज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कंबोज, गाय और भैंस दोनों ही दूधा, इस मौसम में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए? निश्चित तौर पर गाय और भैंस हमारे पशुपालकों के लिए बहुत ज्यादा महत्व के जानवर है। जैसे कि जरूरत है, अब चारे की फसलें, जैसे पहले मक्का और ज्वार थी, अभी बरसिम की और लूसर्न वगैरह की बुआई शुरू हो जाएगी और ये चारा बदल जाए। खासतौर से भैंसों का जो ब्यांत काल है, अभी ब्याने का समय आ गया है, तो इस पर के टाइम पे पूरा समय पे पूरा रख रखाव जो करना है और उस टाइम पे उसका रहा है। तो साल के समय में अभी जो दूध नहीं दे रहे हैं और गाभिन है, तो गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो ये पशु का 2 से 3 किलोग्राम प्रति, ताकि उसका जब वो
में आए हाँ। तो और वो जो नए ब्यात है उसकी एक अच्छे से उसकी शुरुआत हो और अच्छे से खींचे। अभी शुष्क काल में ही उसका ध्यान देना पड़ेगा जी पशुपालन के लिए। जी, तो इस समय देखिए ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। ही ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी इसका असर पड़ सही तरीके से यहाँ पर अपने पशुओं इसी तरह की बीमारी का भी खतरा रहता है। टीकाकरण करवा ले तो सही रहता है, लेकिन कई हैं हमारे पशुओं को, खास तौर से जो ज्यादा दूध देने वाले गाय भैंसे हैं उनमें अभी जो थनैला का रोग है जो सब क्लिनिकल लेवल पे जो बाहर से नहीं दिखाई देता है, मगर बहुत सारे पशुओं में ज्यादा सब क्लिनिकल लेवल पे रहता है, तो उसके बीच बीच में पशुपालन अगर थन में दूध कम होता है तो उसकी जांच करवा के उसका उपचार करवा लें। जी, तो थनैला यहाँ पर परेशान रहने की जरूरत है और किस तरह से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखभाल की जरूरत होती है, खासतौर से इनके भोजन पर विशेष ध्यान दें, इन्हें संतुलित आहार बढ़ सके। गाय और भैंस को जरूरी पोषक तत्वों, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन उचित अनुपात और मात्रा में दें। दुधारू पशुओं के भोजन में प्रोटीन, ऊर्जा के स्रोतों व खनिज लवणों का समावेश अच्छे से होना चाहिए। भैंसों का पेट काफी बड़ा, भैंस में दूध उत्पादन की दर से हर भैंस को अलग अलग आहार खिलाना चाहिए। जैसे जरूरत आहार में हरे चारे की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। भैंस के आहार को अचानक नहीं बदले, अगर कोई बदलाव करना पड़े तो पहले वाले आहार के साथ मिलाकर धीरे धीरे आहार समय निश्चित रखें। इसमें बार बार समय ऐसा रखें जिससे भैंस और चारे का प्रबंध करे। दाने के साथ साथ सही मात्रा में सेहत भी बेहतर बनी रहेगी और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। गाय के लिए 1.5 किलो प्रतिदिन और दूध देने वाली गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना देना चाहिए। 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय को दिन अतिरिक्त देना चाहिए। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि पशुओं की देखभाल करते समय किस तरह के प्रबंधन कार्य। बिल्कुल, इसी के साथ आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपने ब्रुसेलोसिस के बारे में जानकारी दी, खुरपका मुंहपका पशुओं की, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इस समय बीमारियां लग जाती हैं, देखभाल की जरूरत होती है, तो और किस तरह से यहाँ पर कोई टीकाकरण है या बहुत सारे और भी बीमारियां, पर ये जो सर्दियों का है और इसके साथ ये हम सलाह देते हैं और हमारे जो कार्यक्रम है उसमें भी ये प्रावधान रखा गया है कि कृमिनाशक दवाइयां हैं वो भी वैक्सीनेशन से पहले लगा। क्या होता है ना, आपका जो वैक्सीन हम देते हैं उसका असर बहुत अच्छी तरह से हो पाता है इस डिवॉर्मिंग करवाने से। जी, जो पेट के अंदर परजीवी हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको पर हम डिवॉर्मिंग यहाँ पर चाहेंगे हमारे किसानों को इस संदर्भ में। जी बिल्कुल, डॉक्टर मिश्रा जो कहते हैं अब ये ख्याल रखना होगा कि जो नवजात बच्चे का होंगे, क्योंकि दुधारू पशु पूरा सही दूध तभी देगा जब उनको ठीक से उसके ग्रो करें। और खासतौर से हमारे देसी नस्ल की गाय है या बहुत ज्यादा लगाव होता है और बच्चा जब जो स्त्राव है ज्यादा बनता है। ये देखा गया है हमारे एक्सपेरिमेंट्स में कि गाय माँ से दूध पीते हैं, उनका दूध की खुद की पैदावार भी बढ़ जाती है। तो अगर जो संकर नस्ल की तो देसी नस्ल की गाय है, साहिवाल है या दूसरी देसी नस्ल की गाय है और जो हमारे भैंसे हैं, इनमें अगर बच्चे को माँ का दूध खाते हैं तो बच्चे की पैदावार भी अच्छी होती है, उसमें बीमारियों से भी किया जाता है। भैंस है उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। विशेष इस बात का भी आवास होता है पशुओं की, खुले आवास हो। ज्यादातर हमारे जो पुराना हमारे किसान भाई बांध कर रखते हैं गाय और भैंस को। बांध कर रखने से एक खास नुकसान होता है कि पशु अपना मनचाहा पानी दिन में शाम 2 बार ही पानी पिलाते हैं, जो 8-10 बार दिन में पानी पीता है। अगर पशु खुला होगा तो अपना मनचाहा पानी हर समय उपलब्ध होगा तो पी सकता है। हम ये पानी 24 घंटे उपलब्ध है, तो सिर्फ इसी बात से ही 10-15% और 20% तक भी दूध की पैदावार बढ़ रिक्शा की सिर्फ हम मॉर्निंग में सुबह शाम सिर्फ 2 बार ही दूध उसको पानी पीते हैं। तो उसमें जो मद है, जो हीट है, उसके बारे में भी पहचान बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये जो हमारा पुराना सिस्टम कर रहे हैं इसमें थोड़ा जरूरत है कि पशु किसान भाई पशुओं खुला रखेंगे तो पशु खुश रहेंगे, खुले रहेंगे तो पशु। जी बिल्कुल, एक बंद बाड़े में अगर रहते हैं, बांध कर रखते हैं, तो पशु इतना अच्छे से यहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें थोड़ा सा खुला यहाँ पर छोड़ना बेहद जरूरी है। और किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, बदम जाइए देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।
अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज पर केवल 4% की सालाना मत लेके अप्लाई करो बस, और नामांकन भर। चाचा उधर बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड। ब्रेक के बाद उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। टीकाकरण व रखरखाव और साथ ही कोई सवाल है आपके मन में, आप बेझिझक। भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से हमें अजय जी ने कॉल किया है। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सीजिए फिर अपना सवाल पूछिए। जी मेरी एक गाय है, मेले से मैंने खरीदा था जी। अब वो सर मैडम ज्यादा हाफती है, गर्मी उसको ज्यादा लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इसको पहले से खुरपका मुहपका हो गया था। ये सवाल है मेरा जी कि गाभिन गाय को कितने दिन तक जो है वैक्सीन दिया जा सकता है जी। डॉक्टर खुरपका मुहपका का क्या कहना चाहेंगे आप? पहला सवाल है कि आपके वो पशु का मेले से मैंने लिया था सर। हाँ, लोग बता रहे हैं कि उसको पहले से खुरपका। हम आपको एक सुझाव देते हैं कि कभी भी आप मेले से कोई भी जानवर खरीदते हैं तो उसको पहले आप 8-10 दिन या मिनिमम 15 दिन दूसरे जानवर से अलग रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है वो कौन से बीमारी से पहले उसके अंदर होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अलग अपने घर के जानवर से उसको कुछ दिन अलग रखें, मिनिमम 15 मिलाएं। और आप जो बोल रहे हैं वो हाँ का रोग होने के बाद कुछ लक्षणों तक बहुत कम दूध आता है और गर्मी सह नहीं पाता इतना इजीली। और तीसरा चीज होता है, आप देखिए उसका खुर का ओवरग्रोथ हो जाता है। ये उस खुरपका मुहपका रोग होने के बाद ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि वो ठीक हो गया है रोग से, पर इससे बचाव के लिए आप भी नेक्स्ट राउंड में जो हर 6 महीने में हम ले जाके या पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करके वो करवा, संतुलित आहार दीजिए और जो वेल वेंटिलेटेड जो आपका सेड है उसका जो वायु संचालन वो अच्छा होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा उसका धीरे धीरे जब वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। तो ये तो दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि गाभिन हमारा जो पशु है उसको कब टीकाकरण करवा सकते हैं? देखिए हमारे पास जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है साइंस में, गाभिन पशुओं को हम दे सकते हैं टीकाकरण, खुरपका मुहपका रोग का दे सकते हैं, क्योंकि पशुओं को हम कभी भी टीकाकरण करवाने जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से पक जाता है। तो जब पकड़ते हैं 6 महीने और 7 महीने का गाभिन हो जाता है, उसमें पकड़ने के समय कभी कभी गाय मतलब आता है, उस वजह से कभी कभी एबॉर्शन हो उनकी वजह से नहीं होता है। इसीलिए अगर हम प्रॉपरली आप रिस्ट्रेन कर पा रहे हैं, उसको पकड़ के रख पा रहे हैं, तो आप टीकाकरण। पर 6-7 महीने के बाद अगर प्रॉपर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं टीकाकरण के समय, तो अगले 6 महीने में जो नेक्स्ट राउंड आता है उसी में सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में जब अगली बारी आएगी, महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई है। इस कंबोज का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर कंबोज, आपसे जानना चाहेंगे, थनीला के बारे में आपने जिक्र किया था, और बीमारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो संकर नस्ल की गाय हैं खास तौर से, इसमें अगर बहुत समस्या देखी गई है बड़े फार्म में, खास तौर से अगर फर्श पक्का है उस दशा में, और अगर उसकी जो पोषण है वो सही तरीके से नहीं है, उसमें ट्रेस मिनरल की कमी है, इस समस्या भी आ जाती है। और जो पशु हर समय पे बांध कर रखते हैं किसान भाई, इसमें भी ये समस्या खड़े पशुओं में पैरों पर जोर पड़ने के पक्का फर्श पर पड़ने की वजह से लगड़ापन की, इसलिए ये भी सिफारिश की जाती है कि पशुओं को अगर 4 घंटे के लिए कम से कम दिन में खुला झुके हैं तो ये बहुत सारी समस्या तो लगड़ेपन की भी है और थनैला की भी है, रह सकता है। जी बिल्कुल, शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से दीपक जी ने हमें कॉल किया है। हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, मैं मिश्रा डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ। हेलो जी, अपना सवाल। हेलो, हाँ मैं चाहता हूँ, जब हम बाजार में जाते हैं जी, हम जाते हैं तो जो उसका प्राथमिक वो अच्छा दूध देगी, उसका हम कैसे पहचाने उसको प्राथमिक रूप से? जी बहुत मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम डॉक्टर कंबोज का भी रुख करेंगे इस संदर्भ में। आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी आप कहीं भी पशु मेले से या कहीं से भी जानवर आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पहले देखना है उतना कितना उसने काविंग कर दिया है, कितना बार उसने काविंग किया है।
अगर आप अच्छा जानवर खरीदना चाहते हैं तो देखिए कि सेकंड और थर्ड जो 2 बार गाभिन किया है या 3 बार गाभिन किया है, तो वो बीच में जो जानवर होता है वही जानवर को आपको लेना चाहिए, जो कि अच्छा उस सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में आप देखते हैं भाई अच्छा पीक लैक्टेशन पे वो आता है, जो कि अच्छा दूध दे सकती है। और दूसरा चीज़ देखना है, हम कुछ अभी हमारे जो रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं, इंडिया के 50 गाय के रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं, तो जब हम कुछ जानवर खरीदने जाते हैं तो अच्छा ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पहले कुछ देखना पड़ेगा। वो सारे जगह पर हमारे वेबसाइट्स में भी आपके जो कि ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छे नस्ल के जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो देख के हमें खरीदना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ ये, हम देखिए हम कभी भी मेले से खरीदते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कितना वो दूध दे रहा है, हमें पूछना पड़ेगा। और ये भी हम कर सकते हैं, तो 3 बार का उसका जो दूध देता है वो 2 या 3 दिन या 2-3 बार का हम दूध कितना देता है उसका हम कैलकुलेशन करके फिर जानवर हम खरीदते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आपको यहाँ पर बिल्कुल जांच कर लेनी चाहिए। डॉक्टर कंबोज, आपकी भी राय इस संदर्भ में हम लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप हमारे किसान भाई को? तो डॉक्टर मिश्रा साहब ने कहा, उनके साथ साथ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब किसान भाई पशु खरीदने जाता है तो सबसे पहले आता है कि उसके नस्ल के क्या गुण है। नस्ल के गुण, नस्ल का पशु खरीदने में उसके नस्ल के गुण होने चाहिए। साथ ही साथ ये देखें, अच्छा जो दुधारू पशु की ये भी पहचान है कि उसको जो शरीर है वो त्रिकोणा त्रिभुजाकार, अगली साइड से वो कम पतला हो और पीछे से भारी हो। तो ऐसा पशु का मतलब ये होता है कि उसमें खाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और दूध बनने की उसमें कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ उसका जो अडर है, आयन बोलते हैं, वो बड़े आकार का होना चाहिए। उसकी जो आयन है वो पशु के ऊपर तक वो उसका जो शरीर के साथ है वो एक तो बहुत ज्यादा लटका ना हो और बड़े आकार का हो। थन उसके हैं जो उसको कहते हैं स्क्वेयरली प्लेस्ड होने चाहिए, चारों तरफ बराबर, उसके बीच में अंतर जो बराबर का होना चाहिए। थन का जो साइज है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। 2 से 3 इंच का जो डायमीटर है थन का अगर हो तो इस प्रकार के जो फनल शेप बोलते हैं या जो थन है वो सबसे अच्छे माने गए हैं। दूसरा उसका जो आयन है उसके ऊपर आप नजर आ जाती हैं कुछ नाड़ियां, इसको मिल्क वेन कहते हैं। उसका साइज बड़ा हो मिल्क वेन का और वो ब्रांचिंग हो, तो उससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पशु है इसमें अच्छा दूध देने की कैपेसिटी है। दूसरी और इसके साथ साथ जो डॉक्टर मिश्रा साहब ने कहा कि कम से कम 3 बार दूध निकाल के देखना है, और दूध निकालते समय उसका पेशाब भी देखना है कि पशु आराम से खड़ा हो जाता है या कितनी परेशानी कर रहा है। साथ ही साथ उसकी धार निकाल करके देखेंगे तो धार फैलनी नहीं चाहिए, धार एकदम पेशाब एकदम पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कई पशुओं में जो पेशाब रुक रुक करके होता है, तो पेशाब एकदम से नहीं हो जाए और धार उसकी फैले नहीं और पशु आराम से खड़ा हो जाए। जो मिल्किंग टेम्परामेंट के गुण हैं इनको भी देखना चाहिए, और जो साथ के साथ जो आयन का आकार और थनों का प्लेसमेंट और उनका जो साइज, ये चीजें भी साथ साथ हमें देख लें, तभी हम एक अच्छे पशु का चुनाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो एक अच्छे पशु की क्या पहचान है, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है विष्णु जी ने, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल यह है कि मेरे को बकरी पालना है जी, और मैं जैसे जानकारी लिया था मैं अपने मतलब सीओर से, बकरी पशु विभाग से, तो बोले अभी ऐसी कोई जानकारी है नहीं कि अभी कोई योजना नहीं चल रही है। बोले तो पहले आपके माध्यम से सुना था कि 10 बकरी और 1 बकरा मिलता है, अपन लोन ले या लोन पे मिलता है, अपने को खरीदना पड़ता है कि पशुपालन वाले ही देते हैं अपने को? जी डॉक्टर मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे पशुपालक भाई को? विष्णु जी, मैं आप जानते होंगे हमारा भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, वो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत हम उद्यमिता विकास करने के लिए ये एक योजना रखे हैं जो कि भेड़ बकरी पालन का भी उसमें आता है, जिसमें आपको हम 50% सब्सिडी जो कि मैक्सिमम 25 लाख तक हम देते हैं, जो पर हमारे वो ये है कि आप 200 भेड़ बकरी रखें, मिनिमम 200 का फार्म करें, उसके लिए हम आपको सहायता दे सकते हैं। उसमें सब्सिडी की भी रखी गई है। और ये आपको हम बता दें कि अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मंत्री जी की तरफ से हमारा एक
वेबसाइट लॉन्च किया गया, पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि डायरेक्टली कोई उद्यमी चाहता है तो उसमें वो डायरेक्टली अपना आवेदन डाल सकता है और उससे से सुझाव ले सकता है। और जो हमारे स्कीम्स हैं नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर, उससे वो जो सब्सिडी का आता है भेड़ बकरी पालन के लिए, उसमें वो अपना जो चाहे वो ले सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है पशुओं में टीकाकरण और हमारे दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी ने हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं जानकारी करना चाहता हूँ जी। दुधारू पशु के लिए क्या और उसके लिए कितना वो देना चाहिए? चारा? जी, चारा कितना देना चाहिए और किस समय पर टीकाकरण करना चाहिए? जी, तो यहाँ पर चारा और टीकाकरण दोनों के बारे में आप जानना चाहते हैं। पहले डॉक्टर कंबोज का रुख कर लेते हैं, चारा प्रबंधन पर उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर कंबोज हमारे पशुपालक भाई को? चंदन जी, ऐसा है, चारा प्रबंधन के लिए दुधारू पशु को जी प्रकार की हरा चारा है, कुछ मिक्स चारा है और एक दाना है। और ये जो तीनों का जो मिश्रण बनाकर देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और सबसे पहले ये देखा जाता है कि पशु का दूध उत्पादन कितना है। मान लो आपके पास एक 10 किलो दूध दे रही है, तो इस पशु को 2 किलो दूध के प्रति के पीछे 1 किलो दाना, मतलब 5 किलो उसको दाना मिश्रण देना होगा। साथ में 40 से 50 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन। अगर ये सीरियल फॉडर बोलते हैं जो मक्का, ज्वार इस प्रकार का है तो 40 से 50 किलोग्राम। अगर दलहनी चारे हैं जैसे बरसीम है, लूसर्न है तो 50 से 60 किलोग्राम। उसके साथ साथ अगर दलहनी चारे हैं तो 4-5 किलो उसमें सूखा चारा चाहिए। तो ये एक 10 किलो दूध देने वाली भैंस या 15 किलो
देने वाली गाय के लिए दूध के हिसाब से गाय में 2 किलो 6 किलो दाना, सॉरी भैंस गाय में 2.5 या 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो दाना, साथ में भरपेट हरा चारा जो 40 से 50 किलो होता है, और दूध हरे चारे के प्रकार के ऊपर डिपेंड करेगा, और 3-4 किलो उसमें सूखा दाना, सूखा चारा जैसे पवाल है या गेहूं का अपना ये चूड़ा है, तो ये देंगे। तो इस प्रकार से आप ये जी, तो इस तरह से आप चारा यहाँ पर अपने दुधारू पशुओं को दे सकते हैं। गाय है या फिर भैंस है आपके पास, तो आप इस तरह से चारा प्रबंधन कर सकते हैं। टीकाकरण के बारे में भी आपने जानकारी चाही थी, तो डॉक्टर मिश्रा क्या कहना चाहेंगे हमारे किस पशुपालक भाई को कि टीकाकरण के लिए क्या कर सकते हैं वो? दुधारू पशुओं के लिए टीकाकरण के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी जो आपके शेड्यूल में आता है, जो 6 महीने पहले अगर खुरपका मुंहपका लिया है तो उसके लिए 6 महीने के बाद अगर नेक्स्ट शेड्यूल उसके अंदर आता है तो वो ले लेना चाहिए। हालांकि अब जब देखते हैं सर्दियों का सीजन आता है, उससे पहले हमें वो टीकाकरण करवा लेना चाहिए, और साल भर में एक बार हमें गलघोटू का भी टीकाकरण करवा लेना चाहिए, जो कि हम यूजुअली जो बारिश का महीना होता है उससे पहले हम करवा लेते हैं। तो ये दोनों जो है उससे पहले कर ले। अगर आपके पास उसमें थिलेरियोसिस का भी टीकाकरण होता है, तो अगर आपके एरिया में थिलेरिया ज़्यादा ये रोग देखने को मिलता है, उसका भी टीकाकरण आप करवा सकते हैं। जी, तो दुधारू पशुओं में तमाम टीकाकरण आप करवा सकते हैं। ये हमने गाय भैंस की तो बात कर ली डॉक्टर मिश्रा, मैं यहाँ पर बकरियों के बारे में भी जानना चाहूंगी। बकरियों में भी एक बीमारी होती है पीपीआर जिसे हम कहते हैं, इसके लिए भी टीका लगवा सकते हैं? हाँ, ये पीपीआर नियंत्रण के लिए भारत सरकार बहुत पहले से योजना चला रही थी, पर अभी जो हमारा कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, इसके तहत 2021 से 2026 तक जो हमारे योजनाएं बने हैं, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 100% सपोर्ट हम सारे राज्यों को करते हैं, जो कि सारे भेड़ बकरी जो भी हैं सबका टीकाकरण करवाया जाएगा। पीपीआर रोग के लिए साल में एक बार दिया जाएगा, और उसके अलावा उसके साथ टीकाकरण के साथ साथ सारे भेड़ बकरियों को टैग भी किया जाएगा। जैसे हम बड़े जानवर को, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, उनको हम टैगिंग करवाते थे, एक यूनिक 12 डिजिट नंबर से टैगिंग करवाते थे, और उसके सारा डेटा हम इनएप डेटाबेस में भी डाल देते थे। सो जिसके कि कोई भी चाहे ये मेरा जानवर हम एक आदमी से दूसरे आदमी को बेचना चाहते हैं, उसका वैक्सीनेशन स्टेटस, उसका ब्रीडिंग स्टेटस, सब कुछ हम उसमें देख सकते हैं, इनएप में आ जाता है। तो इसी क्रम में हम भेड़ बकरियों का भी पीपीआर के लिए 100% टीकाकरण का प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया गया है, जो कि इस साल से और टैगिंग हो जाएगी तो प्रमाण भी हो जाएगा कि आपने टीका करवा रखा है यहाँ पर। तो देखिए, भेड़ बकरियों के लिए भी टीकाकरण उतना ही जरूरी है जितना आपके अन्य दुधारू पशुओं के लिए है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, हमें कॉल किया है राजपाल जी ने, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, ये सवाल ये है कि ये उसका मूठा निकलता है भैंस का भी पीछे से, प्रोलैप्स बोला जिसको अंग्रेजी में जी, उसकी दवाई पूछने थी जी। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दवाई तो हार्मोन दवाई दी जाती है उसके लिए, कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी होते हैं, उसको भी हम खिला सकते हैं, पर कुछ मैनेजमेंटल चीजें हम बताते हैं जो कि रखरखाव से भी आपका ये प्रोलैप्स नहीं आएगा। एडवांस प्रेगनेंसी में ये चीजें हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, जहां पे गाय आप घर में रखते हैं उसका जो पिछला वाला पोर्शन है वो थोड़ा रेज्ड हो जाना चाहिए, थोड़ा हाइट पे होना चाहिए, सामने के इन कंपैरिजन टू सामने जो होता है उससे पीछे वाला थोड़ा ऊपर हो जाना चाहिए, सो दैट ये प्रोलैप्स नहीं आएगा। और जो कि एडवांस प्रेगनेंसी में आता है, अगर ये आप देखते हैं तो उसको एक बार में ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए, तो भरपेट खाना नहीं खिलाना चाहिए उसको। आप अगर दिन में 2 बार या 3 बार खाना देते हैं, उसको आप 4 बार या 5 बार करवा दीजिए, सो दैट एक बार में उसका पेट ना भर जाए। और कुछ छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और हार्मोनल ट्रीटमेंट भी उसके लिए है। तो ये ट्रीटमेंट के लिए आप यूजुअली आपके जो भी निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकते हैं, और मैनेजमेंटल आप देखेंगे तो ये नहीं जी। तो ये सावधानियां आपको बरतने की जरूरत होती है। इस संदर्भ में डॉक्टर कंबोज की भी राय जान लेते हैं। डॉक्टर कंबोज, आप हमारे पशुपालक भाई को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे डॉक्टर मिश्रा साहब ने बताया, तो आप किसान भाई जो अपने लेवल पे वो कर सकता है कि जैसे अगला जो जहाँ पे पशु खड़ा है, बांध के रखा है, अगला जो हिस्सा है, अगले पे है, वो नीचे जगह पे हो, पिछला ऊंचा रहे। और उसके साथ साथ ये है कि
पशु को खुराक के बारे में जो सूखा चारा है, तूड़ी है या पुआल है या गेहूं का भूसा है, ये बिल्कुल कम, हरा चारा भी थोड़ा थोड़ा दे, और जो सूखा चारा है वो पका कर दे, जो दाना है, तो इससे भी जो पशु को थोड़ा जोर कम मारेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ये जो प्रोलैप्स नजर आती है तो बीच बीच में पशु उसको, किसान भाई उस पर ध्यान रखें कि पशु को खड़ा कर दें। अगर ज्यादा समस्या आ रही है, पशु जोर लगा रहा है, तो उसको खड़ा कर देने से एक टेम्परेरीली उसको क्या है मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो फिर तो डॉक्टर को बुला करके ही उसका इलाज कराना पड़ेगा। छींका भी बांध देते हैं, तो इससे भी, मगर भैंसों में खासतौर से ज्यादा समस्या मिलती है ब्याने से कुछ सप्ताह, 1-2 सप्ताह पहले, और 2-3 सप्ताह बाद तक भी चल जाती है, और उसके बाद ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ये कुछ समय के लिए ब्याने से पहले और ब्याने से बाद किसान भाई को उस पशु के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब जब भी ये समस्या आती है, पशु को खड़ा कर दें और थोड़ा इसका खुराक पे ध्यान दें। अगर बहुत ज्यादा समस्या आती है तो फिर उसका डॉक्टरी दिखा करके उसका इलाज करें। जी, तो ये सावधानियां आप बरत लें, और लेकिन समस्या फिर भी बरकरार रहती है तो निकटतम जो भी पशु चिकित्सालय है वहां पर आप जरूर रुक कर लें, अपने पशु की यहाँ पर जांच जरूर करवा लें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मिश्रा का फिर से मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। आपने काफी बीमारियों के बारे में जिक्र किया, भेड़ बकरियों के बारे में भी बताया, लेकिन सूकरों के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगी। इसमें भी स्वाइन फ्लू देखने को मिलता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्लासिकल स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। एक्चुअली ये स्वाइन फ्लू नहीं है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्वाइन फ्लू नहीं है, ये इसको हम अंग्रेजी में क्लासिकल स्वाइन फीवर बोलते हैं। स्वाइन फीवर बोलते हैं जी, जो कि सुअरों का बीमारी होता है। तो इस साल जो अभी कैबिनेट में हमारा अप्रूवल हुआ है नई योजना में, ये भी रखा गया है कि सारे राज्यों में, पहले हम ये देते थे नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वांचल राज्य हैं उसको हम देते थे, पर अभी क्या किया है पूरे कंट्री में, पूरे देश में सारे जहां पे भी सुअर हैं सबको वैक्सीनेशन के लिए इस बीमारी के लिए भी क्लासिकल स्वाइन फीवर का भी प्रावधान किया गया है, और इसमें भी हमने टैगिंग का भी प्रावधान किया रखा है। जी, तो जो भी लोग हमारे सूकर पालन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अहम जानकारी है कि आप अपने पशु का यहाँ पर क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें। कब कब करवाना होता है, या फिर एक बार ही करवाना सही रहता है? एक बार ही करवाना होता है, शुरुआत में ही करवाना होता है। शुरुआत में करवाना होता है। और कितने आयु पे करवाने की जरूरत होती है? 4-5 महीने के बाद ही यूजुअली हम कोई भी वैक्सीनेशन करते हैं, 4-5 महीने के बाद। 4-5 महीने के बाद ही हम यहाँ पर सूकर में अपना जो पशु है उसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं, हम बीमारी से बचाव कर सकते हैं अपने पशु की। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सरद जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, तो जो गाय जो है ना, अपना गाय में एक लाया था, उसका पेशाब जो है ना लाल कलर का हो गया, और उसका नहीं होने से क्या कर सकते हैं, मतलब उसका बंद करने के लिए? जी, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कंबोज आप इस बारे में? मैडम, मैं तो सवाल समझ नहीं पाया हूँ। तो जी, जो ये गाय लेकर आए हैं उनका जो पेशाब है, उनका जो मूत्र है वो लाल कलर का हो गया है, ये क्या कह रहे हैं कि किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, क्या कारण हो सकता है इसका? ये डॉक्टर, लगता है डॉक्टर मिश्रा इसको बेहतर इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए डॉक्टर मिश्रा का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, क्या कहेंगे? लाल कलर का पेशाब, देखिए इसमें 2 चीज हम सोच सकते हैं। कभी कभी हम अपने तरफ से भी देखते हैं, लाल कलर ब्लड से भी हो सकता है, और कम पानी पीने से भी लाल कलर का हो सकता है। तो एक है कम पानी पीने में, जिसका मैनेजमेंटल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। पर अगर उसमें कुछ बीमारी है जो कि लाल कलर का पेशाब आता है, हम यूजुअली देखते हैं एक जो कि टिक से होता है, टिक और फ्लाई से फैलता है एक बीमारी, जैसे हम थिलेरिया बोलते हैं, तो थिलेरिया का टाइप का एक बीमारी होता है। तो वो बीमारी अगर होता है तो उसमें भी रेड वाटर डिजीज हम उसको बोलते हैं, तो उसमें भी रेड कलर का पेशाब आता है। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि कभी कभी अगर उसके किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें भी लाल कलर के पेशाब आ सकता है। और अगर हीमोग्लोबिन ब्लड से लॉस होता है, उसमें भी लाल कलर का पेशाब आ सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो अगर उसको बुखार आ रहा है, उसके साथ ये आ रहा है, तो उसके लिए हम कुछ रोक के देख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, खाना पीना सही से कर रहा है और सब कुछ सही है, दूध भी ठीक आ रहा है, अगर लाल पेशाब आ रहा है तो इससे हम समझ सकते हैं कि पानी की कमी हो सकती है। तो इसको देख के अगर वो भी मतलब आप कुछ
अंदाज नहीं लगा सकते हैं तो आप पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कीजिए और इसका जी। तो कोई बीमारी नहीं है आपके पशु को, लेकिन फिर भी ये समस्या है तो आप पानी भरपूर मात्रा में अपने पशु को दीजिए, देखिएगा ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पशु बीमार है और ये समस्या बरकरार बनी हुई है तो आप देर मत कीजिए, आप जल्दी से जो भी निकटतम आपके पशु चिकित्सालय है वहां पर रुक कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अपने पशु की आप जांच करवा लीजिए। कई कारण हो सकते हैं, जांच के बाद ही पता चल पाएगा और उसके हिसाब से आप इलाज अपने पशु का करवा सकते हैं। और किस तरह से अपने पशु की देखभाल कर सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जारी है यहाँ पर पशुओं में टीकाकरण और दुधारू पशुओं की देखभाल पर। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठा सकते हैं आप, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। हरियाणा से इस वक्त जयवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? इसका सींग टूट गया जी, उसके लिए किया। भैंस का सिर जो है वो टूट गया है। हाँ जी। जी डॉक्टर मिश्रा क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भैंस का सिर मतलब उसका सींग टूट गया है, आप ये बताना चाहते हैं? सींग टूट गया। तो ये देखिए भैंसों में बड़ी सींग होता है, कुछ कुछ नस्ल के गायों में भी बड़ी सींग होता है। तो ये क्या होता है, कभी कभी वो फाइटिंग जो उनके अंदर वो फाइटिंग से टूट जाता है, तो उसको क्या करते हैं, अगर उसका ऊपर वाला पोर्शन निकल गया है तो उसको निकाल के उसके अंदर हम बैंडेज, पूरा अच्छे से बैंडेज घुमा के अच्छे से उसको 21 दिन तक छोड़ देते हैं। और उसके ऊपर जो बेटाडिन सोल्यूशन होता है, तो बेटाडिन उसके ऊपर हर दिन हमें कुछ कुछ मात्रा में डालना पड़ता है, सो दैट ये पूरा जो हम सींग पे बांध के रखते हैं बैंडेज, वो पूरा कवर होके रहेगा। इसके अलावा अगर उसको ज़्यादा दर्द आ रहा है तो उसको हम पेन किलर कुछ भी दे सकते हैं और घाव को सूखने के लिए भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और नॉर्मली हम देखते हैं कि 20-21 दिन में ये जो अगर सींग उसका टूट गया है तो बैंडेज निकाल देने से वो सही हो जाता है और नए सींग भी उससे निकल के आ जाता है। जी, तो इस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि सींग टूट गया है, तो ऐसे में आप ये प्रक्रिया ज़रूर अपना लें, सावधानियां ज़रूर बरतें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और मैं डॉक्टर कंबोज का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर कंबोज, आपने बताया कि यहाँ इस समय ब्यांत का समय आगे चल रहा होता है, ब्याती हैं हमारे जो दुधारू पशु हैं, तो हमारे जो नवजात, हमारे जो बछड़े बछड़ी होते हैं, कटरा कटरी होते हैं, उनको किस तरह से देखभाल की ज़रूरत होती है? जो भी खासतौर से
आएंगे, का पूरा रख रखाव हो, ताकि अब ये छोटे बच्चे के जो रख रखाव है, ये पशु के आखिरी का जो ब्यात है वहीं से शुरू हो जाता है। अगर ड्राई पीरियड में, शुष्क काल के अंदर अगर अच्छी फीडिंग, पशु को अच्छा पोषण रहा है, तो बच्चा जब पैदा होगा उसका वेट अच्छा होगा, उसका शरीर का वजन अच्छा होगा, नहीं होगा अंडर वेट होगा तो फिर वो हमेशा आगे भी कमजोर रह जाता है, उसमें बीमारी ज्यादा लगती है और मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो बच्चा वजन के साथ पैदा होते ही उसको थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है, सबसे पहला काम है कि उसको खीस, माँ का पहला दूध है जो खीस है वो पिलाई जाए, और उसमें देर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जीर गिरने तक का इंतजार करते रहते हैं, इसमें 4, 5, 6, 7 घंटे बार लग जाते हैं, तो उसमें उसको पशु जो बच्चा है वो एकदम तब तक भूखा रह जाता है। तो बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले जो काम करना होता है, उसको खुराक चाहिए, खीस चाहिए। वो खीस जो ज्यादातर लोग क्या एक शरीर का 1/10वां भाग बोलते हैं, और उससे भी पशु का जो बच्चे का पेट पूरी तरह से नहीं भरता है, और उसकी जो इम्यूनिटी है, जो माँ के जो उसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होनी है, वो खीस के पीने से ही होती है। और जितना जल्दी खीस पिलाएंगे बच्चे के लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जी, तो खीस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो नवजात पशु हैं उन्हें खिलानी सही समय पर बहुत जरूरी हो जाती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है इलियास जी ने। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैंने बकरी लिया है, उसके मुंह को पूरे फुंसे आ गए हैं। जी, मुंह पे पूरी फुंसियां आ गई हैं आपकी बकरी के? हाँ मैम, इनको चारा तक खाने नहीं आ रहा है। चारा भी नहीं खा पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मिश्रा? हाँ, उसके सिर्फ मुंह पे आया है इलियास जी, सिर्फ मुंह पे आया है, और कहीं भी आप वो देख रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अगर सिर्फ मुंह पे आप ये देख रहे हैं, उसको हम कॉन्टेजियस एक्थाइमा डिजीज बोलते हैं। तो ये कॉन्टेजियस एक्थाइमा जो होता है, ये एक वायरल डिजीज होता है। तो ये उसके लिए हम कुछ लोशन जो है, बेटाडिन लोशन, उसके ऊपर लगाते हैं, और नॉर्मल जो कुछ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है उसको हम लगा सकते हैं। पोटेश के पानी से भी उसको अच्छी तरह से, पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से भी अच्छी तरह से धो सकते हैं, और कुछ पेन किलर हम दे सकते हैं, और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। 7-8 दिन में वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, जिसके और जब वो कम हो जाएंगे तो अच्छी तरह से वो चारा ले सकेगा, क्योंकि मुंह पे छाले हो गए हैं तो उसके वजह से वो चारा नहीं ले सकता जी। तो किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अंतिम सवाल डॉक्टर कंबोज आपसे, हमारे जो दुधारू पशुओं के पालक हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? इस समय क्या सावधानी बरते हैं हमारे पशुपालक? पशुपालक सबसे पहले तो नस्ल का चुनाव है। अच्छी नस्ल का पशु हो तभी पूरा दूध दे सकता है। उस नस्ल के साथ साथ जो उसका रख रखाव है, खुले आवास में रखें। बहुत ज्यादा चारों तरफ से ढकने की जरूरत नहीं होती। हमारा गर्म देश है ज्यादातर, तो इसमें छत की जरूरत होती है, और छत काफी किसान भाई नीची बनाते हैं। उसमें कम से कम 15 फुट ऊंची छत हो, चारों तरफ से खुला हो, और पशु को बांध के नहीं रखना है। आवास, अच्छी आवास व्यवस्था के साथ साथ जो पोषण है, पोषण में पहले मैं जैसे मैंने बताया, हरा दाना है, और जो संतुलित दाना बनाना है उसका भी मैं जस्ट एक मेंशन कर देता हूं कि अगर पशु को संतुलित आहार यहाँ पर देना है। बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है डॉक्टर कंबोज, ऐसे में आपने इतनी अहम जानकारियां दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत ही अच्छे सुझाव हमारे किसानों तक, हमारे पशुपालकों तक पहुंचाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज के कार्यक्रम में तो आपने पशुओं के संदर्भ में जानकारी हासिल कर ली। कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। कल के कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा अगेती सरसों की खेती, और साथ ही आपको बताएंगे टमाटर व मिर्च की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल कीजिए, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, इसका नंबर है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम किसी भी समय आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर QR कोड अभी आपको दिखाया जा रहा है, जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए आप अपने मोबाइल
फोन पर ही आप देख सकते हैं हेलो किसान का कोई भी एपिसोड और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अपने क्रोध का त्याग करो दैत्य माता। तारकासुर के पुत्रों की शिव आराधना को रोककर तुम भयानक पाप की भागी बन रही हो। जिसका विवेक नष्ट हो चुका हो, जिसके हृदय में दुराचार और दुर्भावना ने प्रवेश कर लिया हो, उसका अतिथि बने रहना हमें स्वीकार नहीं। सारे संसार में आतंक मचा दो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महागणेश के भक्तों को विवश कर दो कि वो दैत्यराज सिंधु को सर्वशक्तिमान माने। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। अबे तेरा के दे दे, सुनने बे, चल चल के देखे, आजा बे, आ दिखला दे बे। That's the way। रोक कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे, मैं छुड़ा दे छक्का पार चलिका हमें बे। कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। डीडी किसान, बदलते भारत।